दोस्तों, तो मैं आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल रॉ एकेडमी में। दोस्तों, तो आज हम हमारी चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ का अंतिम लेक्चर और 5वां लेक्चर अटेंड करने वाले हैं, जिसमें हम दाब द्वारा पदार्थ की अवस्थाओं में होने वाले बदलाव का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने तापमान द्वारा पदार्थ की अवस्थाओं में बदलाव सीखा था। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, दाब द्वारा पदार्थ की अवस्थाओं में होने वाले बदलाव। देखिए, ठोस की अवस्थाएं, उनमें बदलाव करने का दो तरीका है, एक तापमान द्वारा, एक दाब द्वारा। तो ताप द्वारा हमने कल पढ़ा था, आज हम पढ़ रहे हैं दाब वाला। चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है कि देखिए, दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। तो इसे समझने के लिए देखिए क्या लिखा हुआ है, गैस। तो गैस के अणु, गैस के जो कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं कि नहीं होते? किसी भी अवस्था में कैसे ही होते हैं। देखिए इतने दूर दूर, ये तो मैंने बहुत पास पास बनाए, फिर भी वो बहुत दूर दूर होते हैं। देखिए एक पिस्टन, मान लीजिए एक बीकर है जिसमें गैस भरी हुई है, ठीक है। ये कुछ यहाँ पर ये गैस के कण हैं। जब इसे हम ऊपर से इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, जब हम इसे इतना, ठीक है, जब हम इसमें किसी वस्तु द्वारा ऊपर से प्रेशर लगाएंगे, देखिए जो यहाँ से हम दाव लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, दाव। जब हम दाव लगाएंगे तो ये जगह यहाँ से कुछ इस तरीके से फुल होगी, ठीक है। ये ऐसा पूरा बंद होगा। यहाँ से जब दाव लगाएंगे, दाव लगेगा तो ये जो कण हैं जो दूर दूर हैं वो बहुत करीब करीब आ जाएंगे, कुछ इस तरीके से। जैसे ही वो करीब आते जाएंगे उनके कण समीप आते जाएंगे। समीप आते ही आपने देखा ही होगा कि जब हम ताप द्वारा ठोस को जो द्रव में कन्वर्ट करते हैं तो ठोस के जो कण होते हैं वो अत्यधिक समीप होते हैं। जैसे ही ऊष्मा देंगे तो इसके कण थोड़े दूर दूर हो जाएंगे, द्रव में और ऊष्मा देंगे तो और दूर दूर हो जाएंगे और गैस में। लेकिन यहाँ से हम प्रेशर दे रहे हैं, दाब दे रहे हैं, तो देखिए कण पास पास आ रहा है। गैस के कण दूर थे, पास पास आएंगे तो ये द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा, और ज़्यादा दाब देंगे तो ये गैस ठोस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो परंतु जो अभी तो द्रव में कन्वर्ट हो रहा है, इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लगता है कि कोई चीज़ डायरेक्ट गैस से ठोस में हो जाए। तो देखिए जी, आप समझ चुके होंगे कि कैसे हम दाब बढ़ाएंगे तो कण पास पास आएंगे और गैस द्रव में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब फिर लिखा हुआ है तापमान के घटने से। देखिए अभी मैंने आपको बताया, हाँ जी, देखो यहाँ पर ताप बढ़ा, ठीक है, तो ये द्रव में कन्वर्ट हो गया, और द्रव का ताप बढ़ा तो ये गैस में कन्वर्ट हो गया। अब अगर हम गैस का तापमान घटा दें तो वह द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा, और द्रव का घटा दें तो वह ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही हम इसके गैस, क्योंकि आपने देखिए पढ़ा है कि ताप समान अनुपाती होता है काय के, गतिज ऊर्जा के। गतिज ऊर्जा, ताप बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो कण एक दूसरे से बंध तोड़ेंगे, दूर दूर होंगे। लेकिन जब ताप घटेगा तो गतिज ऊर्जा घटेगी, मतलब कण समीप आएंगे और गैस द्रव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप, आई होप कि आप लोग पहला समझ चुके होंगे। तो चलिए अब दूसरा देखते हैं। देखिए दूसरा लिखा हुआ है कि जब वायुमंडलीय दाब का माप एक एटमॉस्फेयर ATM हो तो एटमॉस्फेयर दाब का एक मात्रक, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस अवस्था में
परिवर्तित हो जाती है। इस कारण से ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूक्ष्म बर्फ कहते हैं। देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड को देखिए लिखा हुआ है द्रव्य से, जब वायुमंडलीय एक पर इस पर जब हम दाव लगाएंगे, कौन सा, एक एटीएम दाव, एक एटीएम का जब दाव लगेगा इस पर, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड द्रव में, जो अभी ठोस अवस्था में है, तो ये बिना द्रव में कन्वर्ट हुए सीधे ही काय में गैस में परिवर्तित हो जाएगी। इसी कारण ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, इसी के वजह से इसे हम कार्बन डाइऑक्साइड को सूक्ष्म गैस भी, सूक्ष्म बर्फ भी कहते हैं, सूक्ष्म बर्फ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर देखिए वाष्पीकरण, जो तो हमने कल ही पढ़ लिया था, लिखा हुआ है कि वाष्पीकरण तो दाव के, देखिए दाव के वाष्प में परिवर्तन, गलत लिख दिया यार, द्रव होगा, देखिए यहाँ पर सही कर लीजिएगा, द्रव है, द्रव के वाष्प में, वाष्प द्रव के गैस में, द्रव के गैस में परिवर्तन होने से, जो द्रव पदार्थ हैं उनका द्रव से गैस में परिवर्तन होते हैं, तो उस पूरी की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा है, ये लिखा है किसी पदार्थ को द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यहाँ पर जो गलत लिखा चुका है, गलत लिखा हुआ है जी यहाँ तक, ठीक है, सही तो जे भी लिखा है लेकिन गलत लिखा हुआ है यहाँ से, इसकी जगह द्रव की गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। देखिए आगे लिखा हुआ है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक दिए हुए हैं। अब देखिए सबसे पहला लिखा हुआ है सतही क्षेत्र, सतही क्षेत्र। तो देखिए सतही क्षेत्र बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दूरी भी बढ़ जाती है, दर होगा यार, ये दूरी लिख दिया है ना, बहुत मिस्टेक करते हैं, ये दर होगा, दर भी बढ़ जाती है। देखिए कैसे, आपने पानी लिया होगा, पानी आपके यहाँ फर्श भी होगा, उस पानी, एक गिलास पानी लीजिए, देखिए गिलास भी नहीं बन रहा है, ये गिलास बन चुका है, समझ लीजिए इसमें कुछ पानी है, इस पानी को आपने फर्श पर फैला दिया, कहाँ पर, फर्श पर फैलाया, तो इसे फर्श पर जैसा फैला हुआ है वैसे ही रहने दीजिए, इसे सूखने में थोड़ा सा कम समय लगेगा, यानी कि वाष्पीकरण होने में कम समय लगेगा। लेकिन जैसे ही आप इसे, जो पानी फैला है, इसे अपने पोंछे से या कपड़े से थोड़ा सा और फैला दें, या फिर हाथ से किसी भी चीज़ से थोड़ा सा और फर्श पे फैला दें, मतलब सतह पर, जैसे अभी जितनी सी जगह पर फैला है तो इसे ही फैला दीजिए इतनी बार जगह पर, तो इसका जो वाष्पीकरण है वो इसकी अपेक्षा जल्दी हो जाएगा। देखिए आप, आई होप कि आप लोग इस बात को समझ चुके होंगे। फिर देखिए दूसरा लिखा हुआ है, एक मिनट, देखिए अब दूसरा जो आता है वो लिखा हुआ है कि तापमान बढ़ने पर अधिक कण होंगे, यहाँ पर कण, यहाँ पर क्या है, कणों, तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिल जाती है, ये आपको पता ही होगा, गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। सही है, देखिए जब तापमान बढ़ जाएगा तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ते ही, जैसे ही गतिज ऊर्जा बढ़ती है कण एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, और जितनी ज़्यादा गतिज ऊर्जा होगी, जितनी ज़्यादा तापमान टेम्परेचर होगा, उतने ही जल्दी वो वाष्प होकर एक दूसरे से बन तोड़कर भाग जाएंगे। ठीक है, तो अब चलिए आगे देखते हैं आर्द्रता क्या कहलाती। तो आर्द्रता, देखिए आर्द्रता, इससे पहले पढ़ लीजिए फिर बता रहा हूँ।
जब वायु में जल के कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो उसे बाष्पीकरण की दर घट जाएगी। यहाँ पर यार ये घट लिखा है, ठीक है, घट जाएगी। देखिए आर्द्रता, आपने मोबाइल में टेम्परेचर चेक किया होगा कि आज 31 डिग्री सेल्सियस है, इतना डिग्री सेल्सियस है, जिससे वो उसे चेक करते हैं ना, तो वो प्रक्रिया को आर्द्रता ही कहा जाता है। क्या कहते हैं? आर्द्रता। देखिए लिखा हुआ है कि जब वायु में जल के कण, आपने बरसात में देखा होगा, जब बरसात में आप एक बार भीग जाते हो तो आपको अपना जो गीलापन है अपने शरीर का, उसे सुखाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। काहे की गर्मी की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि उस समय बारिश हो रही होती है, बारिश के मौसम होते हैं और बारिश हो रही होती है, जिससे कि जो वायु है, वायु के कणों में पहले से ही क्या होता है, जल के कण उपस्थित होते हैं, जिससे कि वायु आपके कणों के साथ लेकर नहीं जा पाती है। देखिए ऐसा होता है कि जब गर्मियों के दिनों में जो वायु होती है, वायु में सिर्फ गर्मी होती है, क्या नहीं होते हैं, कुछ आपके जो पानी के कण हैं वो वायु में उपस्थित नहीं होते हैं। तभी तो लू चलती है, आपने सुना हो कि लू चल रही, क्योंकि वायु में गर्मी होती है, जब ठंडक नहीं होती है। तो आपको जब पसीना आता है और अगर आप बाहर कहीं खड़े हो जाएं छाया में, तो देखिए जितनी भी वायु आएगी तो वो आपसे शरीर से टकराएगी, और जितने भी आपके शरीर में पानी के कण होंगे, यानी कि पसीना होगा, क्या होगा, पसीना होगा, तो वो पसीना उस काय के वायु के साथ चला जाएगा। यही बिल्कुल मटके के साथ होता है। जब हम मटके में पानी रखते हैं, मटके में ठंडा होने के लिए गर्मियों में, ठीक है, पानी रखते हैं, आपने देखा होगा कि गर्मियों में इस मटके की सतह, क्या हो गया, सॉरी क्षमा चाहेंगे। तो देखिए जो मटके की सतह पर कुछ बूंदें आ जाती हैं, आपने देखी होगी कि जो मटके की सतह है वो गीली हो जाती है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि मटके के जो मटका मिट्टी से बना होता है, तो उसमें छोटे छोटे से कण होते हैं, जिसके द्वारा पानी अंदर से बाहर की ओर आता है। अब जैसे ही गर्मी होती है तो हवा चलती है, उसमें मैंने आपको बताया कि ऊष्मा अधिक होती है। ऊष्मा होगी तो आपने सुना ही होगा कि जब मैंने बताया था कि ऊष्मा बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ऊष्मा इससे टकराती है तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और जो बाहरी कण जो वाष्प होता है, पानी होता है, वो उड़ जाता है। जब पानी उड़ता है तो क्या उड़ जाता है, ठंडक, जिससे मटका ठंडा हो जाता है। इसे और अच्छे से आगे से समझेंगे। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। तो बिल्कुल वैसे ही देखिए गर्मियों के दिनों में पानी की मात्रा वायु में कम होती है, जिससे कि बाष्पीकरण की दर अधिक होती है। लेकिन बरसात में जब वायु में ही पानी के कणों की मात्रा अधिक होगी तो उसका जो बाष्पीकरण दर होगा वो घट जाएगी। ठीक है, आई होप कि आप इस बात को समझे होंगे। तो देखिए लिखा हुआ है कि वायु की गति में वृद्धि। तो देखिए लिखा है कि वायु के तेज होने पर जल वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं। देखिए मैंने अभी बताया कि गतिज ऊर्जा टकराएगी तो गतिज ऊर्जा के साथ ये उड़ जाते हैं। देखिए फिर लिखा हुआ है जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। देखिए वायु के कणों में अगर गति अधिक होगी तो देखिए वायु के कण होंगे जो, उसमें यदि गति अधिक होगी यानी कि वो ज़्यादा ठंडे होंगे। ठंडक होने पर ही ज़्यादा गति आ जाती है, कण ठंडे होते हैं तो ज़्यादा गति बढ़ जाती है वायु की। ठीक है, तो जैसे ही गतिज ऊर्जा ठंडा होगी तो इसके कणों की गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी और इसके कण बहुत कम मात्रा में इसके साथ जा पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही ठंडक है। देखिए लिखा हुआ है वायु की तेज होने पर, वायु तेज हो जाए, बहुत तेज हो जाए तो कम से कम वायु की जो जल वाष्प होगी तो उसकी मात्रा घट जाएगी। चलिए अब आगे समझते हैं। ठीक है, आप देखते हैं वाष्पीकरण के कारण शीतलता।
तो शीतलता क्या है यह समझ लेते हैं कि देखिए वायु बाष्पीकरण के कारण जो शीतलता आती है, मैंने अभी बताया कि मटका ठंडा हो जाता है। खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर बाष्पीकरण होता है। बाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास की ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरीके से आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता आ जाती है। मैंने आपको अभी बताया। मटका कहाँ गया वो? जे मटका। देखिए इस मटके के जो बाहर कण आ रहे हैं, जो जल के कण आ रहे हैं, जी कहाँ से आ रहे हैं मैंने आपको बताया, अंदर से छोटे छोटे वो हो सकते हैं, छिद्र होते हैं जिनसे पानी के कण बाहर आते हैं। अब देखिए जब वायु इससे टकरा रही है तो इसकी गर्मी को अपने साथ लेकर जा रही है। क्या? गर्मी। इसका टेम्परेचर बढ़ेगा जी, कण जाएंगे, ऊर्जा चली जाएगी। तो ये ऊर्जा अपने आसपास के पानी से प्राप्त करेगा। यहाँ पर जो पानी है इसमें जितनी गर्माहट होगी, जितनी ऊर्जा होगी, वो सब धीरे धीरे बाहर निकल जाएगी और अंत में पानी अंदर ठंडा रह जाएगा। आई होप कि आप इस बात को समझे होंगे जी। यहाँ पर बस चैप्टर फिनिश है। पहला आप समझ गए। दूसरा लिखा हुआ है जब आप एसीटोन यानी कि नाखून की पॉलिश हटाने वाले द्रव को, देखिए नाखून में जो पॉलिश लगाते हैं उसे नैन पॉलिश कहते हैं। क्या कहते हैं? नैन पॉलिश कहते हैं, नैन पॉलिश। लेकिन जब इसे हटाना होता है तो एसीटोन का प्रयोग किया जाता है। लिखा हुआ है हथेली पर गिराते हैं। जब देखिए एसीटोन द्रव को जब आप अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है? इसके कारण आपकी हथेली या आपके आसपास की ऊर्जा प्राप्त करता है। इसके कारण आपकी हथेली या उसके आसपास की ऊर्जा प्राप्त कर लेता है और बाष्पीकरण हो जाता है, जिससे आपकी हथेली पर शीतलता महसूस होती है। बिल्कुल वैसा ही इसके साथ भी होता है। जैसे कि आप अपने हाथ पर कभी पेट्रोल रख लीजिए। पेट्रोल को जैसे ही आप अपने हाथ पर रखेंगे तो उसके कण तुरंत ही उड़ जाते हैं थोड़ी ही देर बाद, और उसके साथ जो आपके हाथ के आसपास की गर्मी होती है उसे भी वो अपने साथ ले जाता है। ठीक है, जैसे ही गर्मी अपने साथ ले जाएगा तो आपके हाथ पर क्या शीतलता हो जाएगी, मतलब गर्मी निकलेगी तो ठंडक ही आती है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए लिखा हुआ है कि तेज धूप वाली गर्म दिनों के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल का छिड़काव करते हैं, क्योंकि जल के बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा की गर्म सतह को शीतलता बनाती है। बिल्कुल वैसा ही धूप निकलती है, छतें गर्म हो जाती हैं, पानी है, पानी ठंडक होता है। अब देखिए वहाँ पानी जैसा चाहे हो, गर्म हो या ठंडा हो, देखिए अब पानी को हम वहाँ पर जैसे ही छिड़केंगे तो फर्श अभी गर्म है। क्या है? फर्श गर्म है। इस पर जब पानी गिरेगा तो उसके कण, देखिए गर्मी से गतिज ऊर्जा बढ़ती है, कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, ठंडक ऊपर जाएगी तो इसकी जो गर्मी है उसे भी अपने साथ लेकर जाएगी। प्रक्रिया तब तक होगी जब यहाँ पर गर्मी है, जैसे ही गर्मी जाएगी पानी वहीं का वहीं पर रह जाएगा। ठीक है, आप लोग समझे होंगे। और जैसे ही पानी जाएगा यहाँ की जो क्या कह सकते हैं गर्मी है वो ठंडक में बदल जाएगी। तो इस तरीके से आज का ये हमारा पूरा लेक्चर ख़त्म होता है और हमारा चैप्टर भी। अब अगली बार मैं आपको एक वन शॉर्ट वीडियो पूरे इस चैप्टर की, हमारे आसपास के पदार्थ की पूरी वन शॉर्ट वीडियो लेकर आऊँगा। और देखिए उसके मैंने पूरे नोट्स बना रखे हैं। हमारे आसपास के पदार्थ पूरे के पूरे नोट्स हैं, आप देख सकते हैं जी। आपको हमारे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी। तो और हमारी वन शॉट वीडियो को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें हम आपको पूरा रिवीजन करवाएंगे। उसके बाद आपके सब जितने भी क्वेश्चंस होंगे पाठ निहित या फिर पुस्तक से जो परीक्षा में पूछे जाएंगे वो सभी आपको करवाए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और बीच में जो आवाज़ आई उसके लिए सॉरी, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा चलते हैं दोस्तों।